हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 कवर करेंगे, जिसका जो टॉपिक है उसमें वो है उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये दोनों ही चीज़ें इसमें कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? एज यू ऑल नो, बहुत सारी चीज़ें अदर कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में ली गई हैं। उन्हीं में से एक उपराष्ट्रपति का पद भी है और ये लिया गया है यूएसए से। आंसर है सी। भारत के उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला कौन सा होता है? जो कल हमने कराया है, यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ केवल पद का उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस चीज़ का उल्लेख है सिर्फ। बाकी सारी चीज़ें आगे आएंगी उपराष्ट्रपति से संबंधित। ये है आर्टिकल 63 में। आंसर है ए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में, जबकि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्योंकि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं, वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। इसलिए ये चीज़ जो है उल्लिखित की गई है अनुच्छेद 64 में। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं जो दी गई हैं उनमें शामिल नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, वह उच्च शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो इसमें लिखा गया है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, तो किसी भी पद के लिए नहीं है जहाँ तक है। तो आंसर ये डी ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं दिया गया है कि ये योग्यता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद हेतु जो शर्तें और या फिर अर्हताएं दी गई हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज़ ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए उसकी, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ याद रखना कि वह सदस्य होना नहीं चाहिए, सिर्फ वह उसके लिए उसमें योग्यता होनी चाहिए उसका सदस्य बनने के लिए। किसी लाभ के पद पर न हो। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व संघ अथवा राज्य के मंत्री का लाभ, मंत्री का जो पद है वह लाभ के पद में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक होने चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए जो प्रस्तावक हैं वह होने चाहिए 20। प्रेसिडेंट के लिए कल कितने बताए थे? 50। आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम प्रस्तावक 20 होने चाहिए और अनुमोदक भी 20 होने चाहिए। और प्रेसिडेंट के लिए 50 प्रस्तावक थे और 50 ही अनुमोदक थे। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति कितनी भी बार, यानी कि कोई सीमा नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट के लिए कोई सीमा है और ना ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई सीमा है यहाँ पर। ठीक है, एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं? उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, क्योंकि अभी ऊपर यह बताया गया था कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि उसका सदस्य हो। बिल्कुल इसी तरीके से प्रेसिडेंट भी, मैं हर चीज़ की तुलना प्रेसिडेंट से इसलिए कर रही हूँ ताकि चीज़ें जल्दी याद हो जाएं। प्रेसिडेंट भी लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ना कि उसका सदस्य हो। अगर उसका सदस्य है तो उसको वह सदस्यता त्यागनी होगी। एग्जैक्टली वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्यता है तो वह उसे त्यागनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ आंसर है कि उपयुक्त में से किसी का भी सदस्य वह नहीं होगा। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होता है तो उसे सदन की सीट से मुक्त माना जाएगा, यानी कि वहाँ से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, जो भी है वो। किसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दोनों, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं? तो प्रेसिडेंट का किस तरीके से होता है वो तो कल ही पता चल गया था। किसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और इसके अलावा गुप्त मतदान द्वारा होता है? आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही एक ही प्रक्रिया से होता है।
यहाँ डी गलत दे दिया है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है? राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, या फिर विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट से थोड़ी सी प्रक्रिया जो है डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर ये लोग भी शामिल होते हैं उसमें, यानी कि ये तीनों ही शामिल होते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट वाले जो चुनाव होता है उसमें ये लोग शामिल नहीं होते हैं, इतना अंतर है इसमें। आंसर सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तो शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के किसी भी प्रकार के, यानी कि ना तो मनोनीत और ना ही जो विधानसभा के जो क्या बोलते हैं निर्वाचित सदस्य, उनमें से कोई भी शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले कहाँ होते हैं? तो बिल्कुल उसकी तरह, क्या नाम है, प्रेसिडेंट की तरह ये भी उच्चतम न्यायालय में होंगे। आंसर डी है। उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और इसका फैसला अंतिम होता है। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित करता है तो पूर्व में उसके द्वारा किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये सारी लाइनें यहाँ से लेकर, इवन यहाँ से लेकर, अगर यहाँ राष्ट्रपति कर दिया जाए तो ये बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह, जो कि कल हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? यानी कि अपना त्यागपत्र वह किसको देगा, प्रश्न ये है। तो उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है वह राष्ट्रपति को देता है। आंसर है बी, एक दूसरे को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 साल होती है। 5 वर्ष से पहले भी वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो वह किसके द्वारा पारित होना चाहिए, राज्यसभा के द्वारा। आंसर है ए, राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिस पर लोकसभा की भी सहमति अनिवार्य है उसे पद से समय पूर्व भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने वाला संकल्प करने से पहले उसे कितने दिन का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है? ठीक है, तो इन्हें जो नोटिस दिया जाएगा वह 10 दिन का दिया जाएगा, नहीं सॉरी 14 दिन का, 10 दिन नहीं, बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह, जैसे कि उन्हें भी 14 दिन पहले दिया जाता था। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने वाला संकल्प पारित करवाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है। हालांकि संविधान में उसे पद से हटाने का कोई वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है? अनुच्छेद 63, 65, 67 या फिर ये क्या है 69, 69 के तहत। तो शपथ ली जाती है 69 के, और यानी कि अनुच्छेद 69 के तहत। आंसर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रपति की मदद करना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना, या फिर राज्यसभा की अध्यक्षता करना, या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्न पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो उसका जो मुख्य कार्य है वो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद मुख्यतः राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए बना है। उन्हें वेतन व भत्ते भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए, उस पद के लिए उन्हें कोई अलग से वेतन और भत्ते नहीं मिलते हैं। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? अब यहाँ नाम उपराष्ट्रपति यूज हुआ है, लेकिन उन्हें किस रूप में मिल रहा है वो वेतन, किस कार्य के लिए मिल रहा है? सभापति के लिए। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है 4 लाख। आंसर है बी। 2018-19 का जो बजट था उसमें उपराष्ट्रपति के वेतन को 1.25 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया था।
या फिर कर दिया है। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो ये अनुच्छेद 65 के तहत आंसर है बी। जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद? बताइए। करेक्ट आंसर सी है। उसने पूछा है कि इनमें से कोई एक व्यक्ति इनमें से किस एक की अध्यक्षता किसी एक ऐसे सदस्य के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो वह राज्यसभा ही है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। राज्यसभा की अध्यक्षता, सभापतित्व कह सकते हो इसे, उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है और वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। आंसर है बी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के नारायण भी चीन में राजदूत यानी कि 1976 से 1978 तक रहे थे। नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसके हाथों में होती हैं? तो ये वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। आंसर है सी। सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये तथ्य पूछे जाते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना चाहिए? प्रधानमंत्री को लोकसभा का या फिर राज्यसभा का या फिर उपरोक्त में से किसी का भी चल जाएगा या फिर किसी का भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तरह। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कि इनमें से किसी का भी चल सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, बट होना चाहिए। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इनमें से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि वह राज्यसभा के सदस्य थे और वह प्रधानमंत्री भी बने? तो इंदिरा गांधी, इसके अलावा HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों ही थे राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी जो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह, देखिए प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर है बी। अभी आंसर में यहाँ पता चलेगा कि क्या वह अपनी ही इच्छा से किसी को भी राष्ट्रपति चुन देते हैं या फिर उसका कोई आधार होता है। संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किस अनुच्छेद में है? 75 में। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि उसका एक आधार है कि जिसके पास लोकसभा में ज़्यादा मतलब बहुमत होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति बड़े दल के नेता को कितने माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है? तो कितने माह के लिए ना, यही क्वेश्चन है। तो 1 माह। आंसर है ए। यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति बड़े दल के नेता को अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है और इसके बाद वह उसे 1 माह के अंदर अपनी विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को इस तरीके से ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति
जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कितने माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? वह नियुक्त किया जा सकता है 6 महीने के लिए। आंसर है सी। 6 महीने के बाद क्या होगा? 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन क्या 6 महीने बाद उसे हटा दिया जाएगा या फिर कोई और प्रक्रिया है? 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन का किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा उसे प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ेगा। यही समान नियम जो है मंत्रियों पर भी लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। आंसर है बी। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वह कितना निश्चित किया गया है? प्रश्न ये है। तो देखिए, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष, चुनाव से 5 वर्ष या फिर नियुक्ति से 5 वर्ष, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं किया गया है, निश्चित। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन राष्ट्रपति उसे पद से तभी हटा सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसको प्राप्त होने वाले वेतन व भत्तों को प्राप्त करता है? संसद सदस्य को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या फिर महान्यायवादी को? तो ये ऊपर अगर एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़े हैं तो आई होप आपको आंसर पता होगा। संसद सदस्य के रूप में वह वेतन व भत्ते पाता है क्योंकि वह संसद का सदस्य होता है, चाहे वह किसी भी सदन का हो। प्रधानमंत्री संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्तों को प्राप्त करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, उपराष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी करता है? तो राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। आंसर है बी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, ये पूछा गया तथ्य है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो। तो दोनों ही चीज़ें किसके ऊपर टिकी हैं? प्रधानमंत्री के ऊपर। क्यों टिकी हैं? क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का मुखिया है। नेक्स्ट है, कौन मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है? मंत्रियों के जो विभाग होते हैं अलग अलग, उनका जो आवंटन किया जाता है वह भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आंसर है बी। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकता है, तो काफ़ी पावर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देता है? किसकी नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देता है? भारत के महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर उपयुक्त सभी? तो डेफिनेटली आंसर डी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वह प्रेसिडेंट को इन सभी के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में सलाह देता है, एक तरीके से परामर्श देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि भारत के महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देता है। नेक्स्ट है, कौन राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की जो मुख्य कड़ी है वह प्रधानमंत्री ही है, क्योंकि वही तो सिफारिश कर रहा है कि किस मंत्री को बर्खास्त करना है, किस मंत्री को नियुक्त करना है। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट उसे सलाह दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका नेता होता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर उपयुक्त सभी का? किसका नेता होता है? सदस्य नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि लोकसभा का। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह कभी भी लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत तथा सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद या फिर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद या फिर उपयुक्त सभी का होता है। तो राष्ट्रपति बोल दिया क्या मैंने? नहीं, प्रधानमंत्री जो होता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद और एकता परिषद और इसके अलावा जल संसाधन परिषद, इन तीनों का ही अध्यक्ष होता है। आंसर है डी।
ठीक है। प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं उन तीनों ऑप्शन के अलावा। नीति आयोग सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है? तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि वह कौन से सदस्य हैं या फिर मेंबर हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे और फिर बाद में वह प्रधानमंत्री बने? तो वो हैं मोरारजी देसाई, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव। आंसर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों ही हैं। यहाँ दे रखे हैं कई और सारे। मोरारजी देसाई जो हैं पहले बम्बई के थे, जो क्या बोलते हैं उसको, मुख्यमंत्री। एंड चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के थे और नरेंद्र मोदी कहाँ के थे? गुजरात के। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो वो थे मोरारजी देसाई। आंसर है ए। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता कौन थे? दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले जो पहले नेता थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। आंसर है सी। दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता पीवी नरसिम्हा राव थे जो आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, ऊपर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, अभी तक उत्तर प्रदेश के कितने नेता देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश के 2 ही नेता ऐसे हैं जो कि क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। कौन कौन है? चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। आंसर जो है बी करेक्ट है यहाँ पे। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी? यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में। आंसर है डी। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री इसका मुखिया होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? ठीक है, इसके पीछे कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन अभी तो नहीं बताएंगे। आंसर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां, सी होगा, क्योंकि ये दोनों ही हैं, इसमें इनका दोनों का योगदान है। देख लेते हैं आगे किस तरीके से है। 42वें संविधान और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। अगर राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों को बिना मंत्रिमंडल की सलाह के प्रयोग करते हैं तो यह कार्य असंवैधानिक घोषित होगा तथा अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। नेक्स्ट है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच कहाँ की जा सकती है? मंत्रियों द्वारा प्रेसिडेंट को जो सलाह दी जाती है उसकी जांच कहाँ पर की जा सकती है? तो यह है ऑप्शंस हैं, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में, या फिर कहीं पर भी नहीं। एक्चुअली जो मंत्री होते हैं और जो प्रेसिडेंट को वो सलाह देते हैं उसकी जांच कहीं पर भी नहीं की जा सकती। आंसर डी हो जाएगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्या है? मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? अब ये तो ऊपर पढ़ ही लिया था ना, प्रेसिडेंट। आंसर है डी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रियों को शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व आदि से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 75। आंसर है सी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं, शपथ, वेतन, भत्तों आदि से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में
लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो 15% से अधिक नहीं होगी, आंसर है बी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में, न कि संसद में, याद रहे पूरे संसद की बात नहीं हो रही है यहाँ, केवल लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया। ठीक है, अब एक एक लाइन पे नहीं बोलूंगी कि ये याद रखना वो याद रखना, क्योंकि हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, संसद के, या फिर राज्यसभा के? जो क्या नाम है, मंत्रिपरिषद जो होती है वह राष्ट्रपति के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना। अगर बात आती है व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति, और अगर आती है सामूहिक रूप से तो लोकसभा आंसर होगा। प्रश्न में अगर लोकसभा न हो तो उत्तर संसद भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना भाई, यहाँ व्यक्तिगत रूप से पूछा गया, इसलिए हमने आंसर आपको ये बताया है। चलिए कोई बात नहीं। मंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं देते? किसी एक को तो देते ही होंगे ना। प्रधानमंत्री, आंसर भी है। मंत्री अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को देते हैं, राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। नेक्स्ट, अपने त्यागपत्र के विषय में मंत्री को लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य कारण देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो यह आवश्यकता होती है लोकसभा अध्यक्ष की, आंसर है सी। अपने त्यागपत्र के विषय में मंत्री को लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य, या फिर अगर आपको कोई रीज़न देना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। यदि मंत्री कारण नहीं देना चाहते हैं तो उसे स्पीकर द्वारा उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा है कि वो रीज़न दे या ना दे। ठीक है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? कम से कम पूछे गए हैं, तो 50, आंसर है सी। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, यहाँ पर केवल शब्द यूज हुआ है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट है, एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो को इस्तीफा देना पड़ेगा। किसको इस्तीफा देना पड़ेगा ये बताइए? तो ये पूरे मंत्रिमंडल को देना पड़ेगा, आंसर ए है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार? प्रश्न ये है, तो वो है आर्टिकल 88, आंसर है ए। अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन अभी देखना आगे क्या आएगा। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक व संसदीय समिति जिसका वह सदस्य होगा, उसकी बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वह भाग तो ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता। मतदान वह वहीं करेगा जहां का वह सदस्य होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 होती हैं, आंसर है सी। कौन सी होती हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। किचन कैबिनेट से आशय है प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोग, या फिर कैबिनेट मंत्री की रसोई, या फिर प्रधानमंत्री के रिश्तेदार, या फिर कैबिनेट मंत्रियों के रिश्तेदार। बताइए, किचन कैबिनेट का मतलब क्या होता है? किचन कैबिनेट का मतलब होता है प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोग। अब ये जो रसोई वाले करके आएंगे ना, ये क्या कहें, आंसर ए है, रसोई मत लगाया ना, ठीक है, किचन को देख करके। किचन कैबिनेट का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, ये मीडिया द्वारा दिया गया एक नाम है। इसमें कोई मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी लोग शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, किसने सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को
किस में आना चाहिए, ये किसने क्या है, सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है पहले ऑप्शंस पढ़ देते हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उपरोक्त दोनों या फिर किसी में भी नहीं, तो मंत्रिमंडल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है। यहाँ देखिए आ गया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। इसमें मंत्रियों की तीनों यानी कि कैबिनेट, राज्य व उपमंत्री श्रेणियां शामिल होती हैं। इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, अर्थात यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उल्लेख मूल संविधान में किया, किसका उल्लेख मूल संविधान में किया गया है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उपयुक्त दोनों या फिर इसमें से किसी का भी नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर है ए यानी कि मंत्रिपरिषद का। एक सेकेंड, मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में मंत्रिमंडल का मूल संविधान में है, और मंत्रिमंडल को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 352 के खंड 3 में शामिल किया गया है। तो यह किसके द्वारा जोड़ा गया है? एक संविधान संशोधन के द्वारा। वह कौन सा है? 44वां है। कब हुआ था? 1978 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है वह किसके अधीन होता है? प्रश्न ये है। तो प्रधानमंत्री के आंसर है सी। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेनाध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18। आंसर है बी। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। आंसर है सी। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, वह व्यक्ति संसद सदस्य यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का होना अनिवार्य है, यानी कि किसी एक का सदस्य होना ही चाहिए। अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु जो है वह कितनी है? 25 वर्ष है। और जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि वह ज़्यादातर किसका सदस्य होता है? लोकसभा का। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। अतः इस हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य जो है 25 वर्ष जो है उसको नीड होती है आयु की, तो इस वजह से यहाँ पर 25 वर्ष ही माना गया है। नेक्स्ट है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, या फिर संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, या फिर 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, या फिर 85वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। होपफुली आप सभी को पता होगा संविधान के प्रावधानों से थोड़ा सा हट कर हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ओके, तो करेक्ट आंसर है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो जो करेक्ट आंसर है वह है डी। संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद यानी कि लोकसभा में ही स्वीकृत तथा अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लाती है या फिर लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। आंसर है बी। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है, और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होती है। अभी ऊपर बताया था ना, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौधरी चरण सिंह। आंसर है डी। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। समझ रहे हैं आप। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। अन्य तीनों यानी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। भारत से जो संबंधित है वो है श्वेत पत्र। आंसर है बी। आपने पढ़ा भी होगा संविधान में। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आंसर है बी। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो कि 1964 से 1966 तक रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत पाक युद्ध के समय, कब हुआ था भारत पाक युद्ध, 1965 में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। तो 1952 में हुआ था। आंसर है बी। ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1952 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। ये वाला लाइन भी इम्पोर्टेंट है। 64 क्वेश्चंस थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको हेल्प हुई होगी। कुछ लोगों का मानना है कि पता नहीं, अभी कल किसी ने बोला था कि मैम और थोड़ा डीप पढ़ाइए। देखिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी फैक्ट छूटा है, बट फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही डीप पढ़ाने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं यहाँ वनडे एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ा रही हूँ और हो सकता है पीसीएस में या फिर आरओआर में भी इससे हेल्प हो सकती है, बट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बाकी आप लोगों को पीडीएफ की नीड है तो आपको पूरी ही टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और आप लोगों को बता देती हूँ मैं, आरओआर की टेस्ट सीरीज़ कल से यानी कि 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। जिनको जुड़ना है आप लोग उसमें जुड़ सकते हो। और उसकी जो फ़ीस है बहुत ही कम है, 299, जिसमें आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। काफ़ी सारे क्या, मेरे को एक एग्जैक्ट नंबर आई थिंक 16 या 15 समथिंग है। उसमें हिंदी के भी मॉक टेस्ट हैं। और शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोगों को पता ही है 199 के हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, जिनमें प्लस हिंदी के भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जीएस के अलावा। क्या कर रही हूँ मैं। ठीक है, HINDI। चलिए, तो अब ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, साइट पे नहीं जाना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग साइट पे जाने में बहुत ज़्यादा झिकझिक करते थे। तो इसलिए व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी आप लोगों को। बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।